सर्कुलर डायनेमिक्स को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन का सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। तो इसमें देखो जैसे ये आर्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बॉडी चला और यहाँ तक पहुँचा, तो इस आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाय टू। थीटा क्या है? ये वाला एंगल जहाँ से जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा रेडियस के थ्रू, ठीक है, वो एंगल सो डी इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाय टू। और देखो इस बात को याद रखना, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, और देखो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अलोंग लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर भी लग सकता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है ना। और आपका इन्हीं दोनों का वेक्टर सम टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का ए नेट निकलता है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन के बराबर। चलिए कुछ और फॉर्मूला की बात कर लें, तो वेलोसिटी इक्वल्स होता है आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये जो ओमेगा है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी बताता है। सो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स आर अल्फा, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स आर अल्फा, ये आपका मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला को बताता है। नाउ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और नेट एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा एटी प्लस ए सी, इन दोनों का वेक्टर सम आपका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जो आपका ओमेगा है ना, एंगुलर वेलोसिटी, वो डी थीटा बाय डी टी, या इसको डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी कर सकते हैं, जो चीज ऑब्वियसली आपका थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। नाउ अल्फा का वैल्यू जो यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं आपका जो थीटा स्क्वायर है, थीटा का डबल डिफरेंशिएशन, थीटा स्क्वायर नहीं, थीटा का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हो जाएगा। ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग वो लीनियर वाले टर्म्स में करते थे, जैसे आपका एक्स का डिफरेंशिएट यानी पोजीशन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। सिमिलरली थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे यानी एंगुलर पोजीशन को, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी देगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। तो थीटा को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा होगा, वही चीज़ है यहाँ पे। और हमने एक चीज़ देखा था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है वी डी वी बाय डी एक्स, तो यहाँ पे भी वही है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स एंगुलर वेलोसिटी का, और ये डी ओमेगा बाय डी थीटा, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। और देखो एवरेज वेलोसिटी है ना, किसी दो पॉइंट से जैसे यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो हो जाएगा वी साइन थीटा बाय थीटा बाय टू, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा बाय थीटा बाय टू। सिंपल सा बात है। देखो ये वी स्क्वायर बाय आर जो है ये आपका एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही तो वैल्यू है ना, तो बस सिंपल सा है, एवरेज निकालना है तो आगे में बस साइन थीटा बाय थीटा बाय टू कर दो, जैसा कि हम लोग वेलोसिटी में करते हैं। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वेरिएबल रहता है, क्योंकि आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो है देखो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अलग चलते रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड, वो कांस्टेंट रहेगा। सो देयरफॉर स्पीड कांस्टेंट, जिसका मतलब कि आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड, ये भी कांस्टेंट होता है, देयरफॉर आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा। बट इसमें जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, देयरफॉर वेलोसिटी वेरिएबल, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखना ये एक आयरनी की बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन के सामने देखा था ये एटी प्लस ए सी के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एटी तो जीरो ही हो गया, सो देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन सिर्फ ए सी के बराबर आएगा, जो कि होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर, जिसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, देयरफॉर आपका काइनेटिक फाइनल इक्वल्स काइनेटिक इनिशियल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे आपका जो काइनेटिक चेंज है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, वो आपका जीरो हो जाएगा। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो आपका वर्क है वो डेल्टा के ई के बराबर होता है, और सिंस क्योंकि आपका डेल्टा के ई जीरो है तो आपका वर्क भी यहाँ से जीरो हो जाएगा। नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड वेरिएबल रहेगा, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी ऑब्वियसली दोनों ही आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब स्पीड ही वेरिएबल है तो वेलोसिटी तो वेरिएबल होना ही है, इसलिए हम लोग इसे नॉन यूनिफॉर्म ही बोलते हैं। सो देयरफॉर स्पीड वेरिएबल है, दैट मीन्स यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। यहाँ पे आपका ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड भी वेरिएबल होता है, देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे एटी का वैल्यू होता है आर अल्फा, एसी का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे अल्फा का भी वैल्यू होता है, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि एटी का वैल्यू होता था आपका आर अल्फा, तो वही यहाँ पे बस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा एटी बाय आर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था ना एटी इक्वल्स आर अल्फा, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। नाउ नेट एक्सेलरेशन तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एटी प्लस ए सी का वेक्टर सम होता है, सो देयरफॉर हम लोग इसका यदि मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर
अब यहाँ पे रूट अंडर क्यों लगाया, क्योंकि एटी और एसी जो है वो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर अल्फा स्क्वायर विच इज वैल्यू ऑफ एटी एंड वैल्यू ऑफ एसी इक्वल्स बी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। सिंपल सा चीज था ना। आप देखो इसमें दो चीजें अराइज होती है, जैसे कि आपका यदि वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, और वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अपोजिट हो तो क्या होगा। सो देखो यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है ना, यानी कि आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जो आपका जो ये वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दैट मींस स्पीड बढ़ रहा होगा। तो यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ रहा होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पीड को ये घटा रहा होगा। इसको यदि एंगल से समझना है तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम होता है वो नेट एक्सेलरेशन को बताता है। इसमें भी कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे जो ये थीटा है ये हम लोग वेलोसिटी और आपका नेट एक्सेलरेशन के बीच में लेते हैं। सो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो थीटा ये अगर 90 से छोटा हुआ तो स्पीड बढ़ेगा, और ये अगर 90 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे स्पीड घट रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये एक रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं, है ना, किसी फोर्स का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना, इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक नैना है ना, ये नैना है। ये नैना इस सिस्टम को बाहर से एक देख रही है और इस सिस्टम के वो बैठ के देख रही है, दो तरीके से देख रही है। तो देखो ये स्प्रिंग है, इसका ऊपर ये मास लगा हुआ है, ये इस सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लग रहा होगा, है ना, इसी के कारण जो ये है ये आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, क्योंकि अगर इस पे टेंशन लगना बंद हो जाए तो ये ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा, है ना, ये घूमना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसी टेंशन का रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पे हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको टेंशन इक्वल्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, जिसका वैल्यू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम लोग देखा ना वैल्यू, इट इज v स्क्वायर बाय आर। सो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये नैना है ये इस मास पे आके ही बैठेगी, तो इसको अपने ऊपर बाहर एक्सेलरेशन लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे था जो ये नैना है ये बाहर खड़ी होकर देख रही है, इसको ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ डायरेक्शन में दिख रहा होता है। यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि टेंशन इक्वल्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दीजिए, वही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको आउटवर्ड नजर आएगा, है ना। अभी आप देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो, आपको बस क्वेश्चन करने से मतलब है। और यहाँ देखो मैग्नीट्यूड वाइज जो आंसर आते हैं वो सेम ही आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन इक्वल्स MAC, यहाँ पे भी टेंशन इक्वल्स MAC, यहाँ पे भी आपका MV स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे भी MV स्क्वायर बाय आर। बस देखने का नजरिया अलग अलग हो गया और डायरेक्शन अलग अलग हो गया, बस बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो टेंशन का सेम ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये टेंशन का ही तो रिक्वायरमेंट है ना, बस टेंशन का रिक्वायरमेंट ये दोनों पूरा कर रहा है, बस उतना ही चीज काम है इसका, और ज्यादा काम है नहीं। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। नाउ नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब आपने भी फील किया होगा कि आप जैसे रोड के कॉर्नर से मुड़ रहे होते हो, टर्न ले रहे होते हो, तो आप थोड़ा साइकिल को या बाइक को बेंड करते हो ताकि आप स्किड ना कर जाओ। वही चीज़ है यहाँ पे भी, टू अवॉइड स्किडिंग या फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए जो साइकिलिस्ट है वो खुद को बेंड करते हैं टर्न लेने पे। अब यहाँ पे जो ये रोड है ये एकदम फ्रिक्शनलेस रोड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, और ये साइकिलिस्ट इस पे चल रहा है। अब यहाँ पे ये इस रास्ते पे आया और ये इस तरफ बेंड कर रहा है। याद रखना जो बेंडिंग होगा वो हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पे होता तो वो इस डायरेक्शन में होता है, विच इज अगेन सेंटर का डायरेक्शन। और यहाँ पे जो हम लोग थीटा लेते हैं वो वर्टिकल से लेते हैं, इस चीज़ को याद रखना। आपका कभी हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया गया है तो उस समय आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो तरीका मैंने बताया है इसको सॉल्व करने का, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो थीटा का डायरेक्शन ध्यान रखना कि आपको थीटा दिया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्टिकल से थीटा लिया है। अब देखो इसका मोटिव क्या है, इसमें करा क्या जाता है। यहाँ पे एक्चुअली ये जब साइकिलिस्ट सीधा चल रहा होगा तो उस पर नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल यदि कंप्लीट वर्टिकल के डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी कंपोनेंट क्या हॉरिजॉन्टली होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही करना है हमें थोड़ा बेंड करना है, जिसके कारण से जो नॉर्मल है वो भी वर्टिकल से बेंड हो जाए। वर्टिकल से बेंड होने के कारण होगा क्या, इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आपका वर्टिकल के डायरेक्शन में वही इज आपका n cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में n sin थीटा। और देखो इस तरफ हम लोग बेंड कर रहे हैं तो बाहर की तरफ यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा विच इज mv स्क्वायर बाय आर। अब इस n sin थीटा यानी कि इस n का जो ये कंपोनेंट है इसका मोटिव ही यही है कि ये इसको काटने का काम करेगा, है ना, ताकि ये बाहर स्किड ना करे और कंप्लीट हम लोग सेफ साइकिल कर पाए। सो देयरफॉर आपका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज n sin थीटा इक्वल्स mv स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे ये n cos थीटा इक्वल्स mg। ठीक है, ये चीज़ हमारा यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो n से n कटा, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा आ गया, m से m कटा, और ये हो गया आपका v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स v स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ से जो ये वेलोसिटी है इसको हम लोग निकाल सकते हैं विच इज रूट अंडर आर जी tan थीटा। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है साइकिलिस्ट इस पे चल रहा होगा वो आपका होना चाहिए आर जी tan थीटा के बराबर। ठीक है, और देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना,
कि द फास्टर योर स्पीड, जितना ज़्यादा आप स्पीड तेज करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेंड होना पड़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एकदम बेंड होते जाओ, एकदम सो जाओ जमीन पे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको स्पीड फास्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा ये वी का कंपोनेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये थीटा का भी कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये आपस में एक दूसरे को काट पाएंगे ना। वही चीज़ यहाँ पे tan थीटा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे, स्पीड को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें बेंड करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रख लेना। तो ये था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। मोशन ऑफ कार करवाना है हमें, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड है ना, एकदम सब चपटा रोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये सिंपल सा हॉरिजॉन्टल रोड है जिसका आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो जैसे ये कार है, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल्स mg, और बाहर की डायरेक्शन में लग रहा होगा mv स्क्वायर बाय r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर के डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब देखो कॉमन सेंस से हमें समझ में आता है यदि इस कार को बचाना है तो इस वाले कंपोनेंट को ये काट सकता है, तो इसको और इसको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये अगर 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 6 भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि इस कार को इधर खींच लेगा, क्योंकि ध्यान दो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। यदि इसका वैल्यू 5 है और इसका मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, तो ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करके 5 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 5 और 5 आपस में काट देगा, है ना, यानी कि इसका वैल्यू अगर 6 हुआ, इसका 7 हो गया, तो कोई बात नहीं, ये इसको इधर नहीं खींचेगा, ये बस सेल्फ एडजस्ट होकर 6 आ जाएगा और 6 आपस में कट जाएगा, है ना। और मान लो इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 5 है, तो दोनों ही 5 है, तो बस इसी पोजीशन पे रहेगा, सिंपल सी बात है। बट यदि इसका वैल्यू मान लो 10 दिया हो और इसका वैल्यू 9 आ गया, तब गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि उस केस में ये बाहर की तरफ चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि इस फ्रिक्शन का वैल्यू या तो बड़ा हो इससे या बराबर हो उससे, ताकि सेफ ड्राइव हो सके। सो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एम जी, जो भी इसका म्यू रहेगा, है ना, फ्रिक्शन का वैल्यू हम जानते हैं ना, फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू एन होता है और एन का वैल्यू एम जी, सो देयरफॉर फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू एम जी, सो म्यू एम जी बड़ा होना चाहिए आपका एम वी स्क्वायर आर से। सो देयरफॉर यहाँ से वी हम लोग लिख सकते हैं, वी हो जाएगा स्मॉलर, ये इक्वल्स टू आपका म्यू जी आर के बराबर, ठीक है, यहाँ से एम से एम कटेगा, सो आपको यहाँ से वी का जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। सो जो आपका वेलोसिटी है यहाँ पे वो आपका म्यू जी आर के बराबर हो सकता है और इससे छोटा हो सकता है ना। यदि इससे आपका बड़ा हो गया ये वेलोसिटी तो फिर ये बाहर चले जाएगा, है ना, ये इसको बाहर लेके चला जाएगा, समझ गए ना। तो ये था हमारा मोशन ऑफ कार ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड जहाँ पे जो ये आपका फ्रिक्शन है वो नहीं होगा, यानी स्मूथ सरफेस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे रोड होता है इस तरीके का, है ना, बैंक्ड रोड, यानी कि जहाँ पे इंक्लिनेशन रहता है कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है इस तरीके का, यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ है, थीटा पे इंक्लिनेशन है ये रोड, है ना। अब ऐसा इंक्लिनेशन होता है जिसपे जो ये कार है, जैसे ये कार चल रहा है, इस कार पे यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा होगा ऑब्वियसली, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की ओर, और इस देखो इस कार थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इस पे इस तरफ बिल्कुल एकदम इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली इधर ही लगना चाहिए। और आपका जैसे ये थीटा है, इस चीज़ को अच्छे से समझना, यहाँ पे यदि अगर थीटा है और नीचे यदि एम जी लग रहा है तो ये वाला डायरेक्शन, ये देखो ये बिल्कुल ये वाला आपका थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे भी, इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सो ये एम वी स्क्वायर बाय आर है और ये थीटा है, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट आपका हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर वाला कॉम्पोनेंट। एंड अगेन से इधर डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं ना, जो आपका इंक्लिनेशन प्लेन है इसके नीचे के डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लग रहा होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में आपका एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। सो सब कॉम्पोनेंट आपने समझा, नीचे डायरेक्शन में एम जी, इस तरफ आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है, और इस तरफ आपका एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर के डायरेक्शन में इसी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और नीचे आपका इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा दैट इज एम जी साइन थीटा के बराबर। तो ये था आपका कॉम्पोनेंट का गेम। अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो ये एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है। सो एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से देखा। तो देखो यहाँ से एम कट जाएगा, साइन और ये कॉस उसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा, और ये बराबर हो गया आपके वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर, ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे आपका। सो देयरफॉर यहाँ से जो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, सो वी मैक्स आपका हो जाएगा रूट अंडर आर जी टेन थीटा के बराबर, यानी कि जितना मैक्सिमम वेलोसिटी इस पे लेके हम लोग चल सकते हैं वो है आपका आर जी टेन थीटा के बराबर। इससे ज़्यादा यदि वेलोसिटी निकला तो ये बाहर चले जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना यहाँ पे। सो मैक्सिमम वेलोसिटी आपका हो जाएगा आर जी टेन थीटा के बराबर, जो कि मैंने आपको यहाँ से डिराइव करके भी सिखा दिया ना। अब देख लेते हैं यदि रफ हुआ तो, जैसे कि ये स्मूथ था, है ना, लेकिन यदि रफ हुआ तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाता है दैट इज आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा ओवर रूट, ये हो जाता है आपका वी मैक्स का वैल्यू इन रफ, ठीक है। रफ उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यदि मैक्स टू मैक्स यदि पूछा गया तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। और देखो यही एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
क्योंकि यहाँ पे यदि म्यू 0 कर दिया जाए तो ये जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू हो जाएगा RG tan थीटा के बराबर, यानी कि कुछ इस तरीके का। यहाँ पे म्यू 0 हो गया, और यदि थीटा 0 हो जाए तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि अगेन से वही v इक्वल्स रूट अंडर म्यू जी आर, जैसा कि हमने देखा था ना यहाँ पे v इक्वल्स रूट अंडर म्यू जी आर, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका दो चीज़ें आ सकती है यहाँ पे। ये एक आपका कंप्लीट फॉर्मूला है थीटा और म्यू के टर्म्स में भी। ठीक है, बाकी इसको याद रखो या नहीं रखो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीज़ें है ना, ये वाली ये सब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसको कैसे निकालना है इसका प्रोसेस भी याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम। जैसे कि यहाँ पे ये पेंडुलम बांधा हुआ है और ये बॉब है। बॉब पे देखो इस स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग जो है ये इस वर्टिकल से थीटा डिग्री पे है, थीटा पे है, और इस स्ट्रिंग पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा। सो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बोलते हैं ना। सो ये टी है, टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये बाहर की तरफ घूम रहा है, बाहर की तरफ घूम रहा है तो बाहर के ऊपर बाहर पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। सो वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, और नीचे तो mg लग रहा होगा। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t sin थीटा इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर बाय r और t cos थीटा इक्वल्स mg। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से t से t कट जाएगा, साइन बाय cos tan थीटा इक्वल्स m से m कटेगा, ओमेगा स्क्वायर r g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ से tan थीटा का वैल्यू। और यदि हमें टाइम पीरियड निकालना है, सो टाइम पीरियड भी हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करके। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल कोस थीटा बाई जी, है ना। बेसिक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम लोग क्या समझते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो बस वही चीज़ यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर एल कोस थीटा बाई जी कर देना बस यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एल कोस थीटा बाई जी कर देना, हमारे पास यहाँ से टाइम पीरियड भी आ जाएगा इस कोनिकल पेंडुलम का। और ये टाइम पीरियड किस चीज़ का है, जैसे कि इस बॉब को यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना वक्त लग रहा है, और क्योंकि ये थीटा पे आ रहा है ना, थीटा पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका एल कोस थीटा वाला यानी कि ये वाला कॉम्पोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और टेंशन का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। टेंशन का फॉर्मूला जो है आपका इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। टेंशन का फॉर्मूला दैट इज m ओमेगा स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसी दोनों का वेक्टर सम के बराबर आपका टेंशन का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमें देखने में भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो रहा है। तो ये था कोनिकल पेंडुलम के बारे में। नाउ नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ऑब्वियसली। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि ये जो बॉल है ये इस तरीके से घूम रहा होगा, यानी कि नीचे इसके एक mg लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बॉल है m मास का, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया और ये कुछ हाइट तक गया m पे, जहाँ पे इस पे v लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाकर रुका नहीं है, यहाँ पे इस पे स्टिल एक v वेलोसिटी लग रहा है, एंड ऑब्वियसली v वेलोसिटी इससे कम होगा। हमें ये पता करना है कि ये v वेलोसिटी कितना है, तो ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं। ये चीज़ हम किससे पता लगा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पता लगा सकते हैं। ये क्या होता है, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब देखो अगर हम लोग इसको रेफरेंस लाइन ले तो यहाँ पे 0 मानेंगे। सो इनिशियल स्टेट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था 0, तो हमने यहाँ पे इसको 0 लिखा। काइनेटिक एनर्जी इसका v नॉट है, तो v नॉट स्पीड है, v नॉट वेलोसिटी है, तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m v नॉट का स्क्वायर। अब देखो इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें ये वाला हाइट चाहिए। तो जैसे देखो ये वाला लेंथ l है, इसका ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट l cos थीटा हो जाएगा, तो ये कंप्लीट l है और ये l cos थीटा, तो सीधी सी बात है ये वाला हाइट l माइनस l cos थीटा हो जाएगा। तो सिंपल है। और जैसे देखो ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। सो देयरफॉर पोटेंशियल फाइनल हो जाएगा आपका यहाँ से mg l माइनस l cos थीटा विच इज ये वाला हाइट। और यहाँ पे जो काइनेटिक फाइनल है वो ऑब्वियसली उसके लिए ये वाला वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। बस ये इक्वेशन लिख दिया, काम खत्म। यहाँ से m से m काटो, सीधी सी बात है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म, यहाँ पे 2, ये खत्म। सो देयरफॉर आपका v नॉट का स्क्वायर और ये जो v है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स आपका 2gl, यहाँ से 2 लिया था ना हमने, तो 2g l को भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। बस ये इक्वेशन निकल गया। हमारे पास v नॉट पता होगा, 2 पता होगा, g पता होगा, l पता होगा, थीटा पता होगा, हम लोग वहाँ से v निकाल सकते हैं। इसी को अरेंज करके हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप लोग इस प्रोसेस को भी याद कर लो, जो कि आपको याद करना चाहिए। प्रोसेस ही मेन चीज़ है ना। कब तक आप ये लोग फॉर्मूला याद करते रहोगे, फॉर्मूला तो भूल भी सकते हो, तो इस प्रोसेस को अच्छे से याद कर लेना। बाकी याद प्रोसेस याद करने में दिक्कत आती है तो इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं, है ना। और इसी फॉर्मूला को बस इस 2 को उधर भेजो तो ये रूट हो जाएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वेलोसिटी हो जाएगा किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन v नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा ओवर रूट। और v नॉट क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी के बारे में। नाउ टेंशन के बारे में देख लें तो ऑब्वियसली देखो
जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इधर गया है, जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो बाहर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वही होगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, ये वाला लेंथ एल है, सो देयरफॉर एम वी स्क्वायर बाय एल। नीचे के डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, और ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, सो देयरफॉर इस डायरेक्शन का आपका कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। सो यहाँ से हम लोग टेंशन इक्वल्स लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता होगा तुम्हें, यहाँ पे एम पता होगा, एल पता होगा, एम जी पता होगा, कॉस थीटा पता होगा। यहाँ पे पता क्या नहीं होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं पता होगा, विच इज आपका इस पॉइंट का वेलोसिटी नहीं पता होगा। सो उसे हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के यहाँ से वेलोसिटी आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन यदि आपको उतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस फॉर्मूला का। बाकी यदि आपको तामझाम करना है, वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो इस वेलोसिटी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, आपका टेंशन आराम से निकल जाएगा, है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया है एक्चुअली। इस टेंशन को निकालने के लिए इस वी स्क्वायर की जगह हमने ये वाला वेलोसिटी, है ना, एक्चुअल जो ये वाला वेलोसिटी, इसको पुट कर दिया। सो यहाँ से हमें जो ये वी नॉट के टर्म्स में इस टेंशन का फॉर्मूला मिल गया, विच इज टेंशन इक्वल्स एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ठीक है, सो 1 2 3 करके आप याद रख सकते हो, 1 एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ऐसे याद करना है, ऐसे याद कर लो, वैसे याद करना है, वैसे याद कर लो, जैसे भी याद करना है करो, लेकिन याद कर लेना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये था हमारा VCM का बेसिक्स। नाउ अब देख लेते हैं टेंशन में वेरिएशन। अब जैसे देखो, हम लोग यहाँ से समझ भी सकते हैं कि बॉब को जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा, तो यहाँ पे एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, धीरे 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 वेलोसिटी कम होगा, फिर और कम होगा, और यहाँ पे सबसे मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। और यदि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आपका देखने को मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल, यानी कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका जो टेंशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है भाई, वो टेंशन का तो रिक्वायरमेंट है ना। सो सबसे ज़्यादा टेंशन आपका इस बॉटम पॉइंट पे देखने को मिलेगा, और सबसे कम टेंशन आपका इस अपर पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, सो नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्योंकि घट रहा है, आपका टेंशन भी कम होता जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, टेंशन एट ए हो जाएगा, यानी कि थीटा डिग्री पे, बॉब एकदम अपने 0 डिग्री पे है, थीटा इक्वल 0 डिग्री पे, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थीटा को यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और टेंशन एट बी, यानी कि 90 डिग्री पे, इस पोजीशन पहुंचने के बाद टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg। सिमिलरली अगर बॉल यहाँ पे भी हो, डी पोजीशन पे भी हो, तो इतना ही वैल्यू आएगा, विच इज एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg। बट यदि टेंशन बिल्कुल यहाँ पे 180 डिग्री पे आ जाए, तो वहाँ पे आपका जो टेंशन का वैल्यू है, बॉल जब आपका 180 डिग्री पे आ जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर बाय एल माइनस 5mg। अब देखो, देखने से ही समझ में आ रहा है, ये सब तो कांस्टेंट है, ये आपका जो है वो डिफरेंस पैदा कर रहा है। सो आपका टेंशन एट ए, यानी कि बॉटम पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम टेंशन होगा, और टेंशन एट सी, यानी कि अपर मोस्ट पोजीशन पे सबसे आपका यहाँ पे मिनिमम टेंशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो बॉटम पॉइंट है, यहीं पे आपका स्ट्रिंग का सबसे ज़्यादा टूटने का चांसेस है, क्योंकि यहीं पे टेंशन सबसे ज़्यादा है ना। तो मैक्सिमम टेंशन आपका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, और यहीं पे आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू ब्रेकिंग स्ट्रिंग है ना। आप जैसे देखो, टेंशन डिफरेंस का बात करें, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इसका और इसका मैन्युअली निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या नहीं करना तो याद रखना, हर 90 के बीच में 3mg का फर्क आता है टेंशन में। ठीक है, हर 90 के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 3mg, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 3mg, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 3mg, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिफरेंस 3mg होता है। यानी कि हर 90 डिग्री पे टेंशन आपका 3mg के डिफरेंस पे चलता है। और याद रखना, जितना ऊपर जाते जाएंगे टेंशन उतना कम होगा, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव उस हिसाब से हम लोग रखेंगे। जैसे कि आपका यदि हम लोग TA माइनस TB कर रहे हैं, सो TA आपका ज़्यादा है क्योंकि वो नीचे में है, और TB आपका कम है। सो TA ज़्यादा है, TB कम है, तो आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा, और दोनों 90 पे है तो 3mg हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर वहीं पे मैंने TB माइनस TA कर दिया, सो देखो TB कम है और TA ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा, और दोनों के बीच में 90 है तो ऑब्वियसली 3mg हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और सिमिलरली यदि हम लोग TA माइनस TC करें तो हो जाएगा प्लस 6mg, और यदि TC माइनस TA करें तो हो जाएगा माइनस 6mg के बराबर। सो वही चीज़ यहाँ पे देखते चलो। अब TA माइनस TB, ठीक है, TA माइनस TB आपका प्लस 3mg, TB माइनस TC वो भी आपका प्लस 3mg हो जाएगा। अब देखो TC माइनस TD, TD अब देखो नीचे आया है, यानी कि इसका टेंशन ज़्यादा होगा और TC का कम होगा। सो यदि TC माइनस TD करें
TD नीचे है तो TD का ज़्यादा होगा, देयरफॉर ये माइनस में 3 mg के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए ना आपको कि बेसिक क्या है। ऊपर जितना ज़्यादा जाओगे आपका टेंशन कम होगा, नीचे जितना पॉइंट रहेगा आपका टेंशन उतना ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ आपका बेसिक है टेंशन वेरिएशन में। और डिफरेंस पूछ ले, कहीं से भी डिफरेंस पूछ ले, TB माइनस TC पूछ ले, TC माइनस TA पूछ ले, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। और हर 90 के बीच में 3 mg, और यदि 90 2 आ जाए तो 6 mg हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसा मत कर देना कि अगर TA माइनस TD बोल दे, TA माइनस TD बोल दे तो 3 3 3 9 mg मत कर देना। उस केस में यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्टेस्ट होता है उसको लेते हैं, उस वाले टेंशन को लेते हैं, ठीक है। सो TA माइनस TD क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है और TA ज़्यादा होता है तो ये प्लस 3 mg हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मैक्सिमम टेंशन डिफरेंस कहाँ से होगा, जो कि आपका TA माइनस TC के बराबर होगा, विच इज़ प्लस 6 mg। ये आपका मैक्सिमम टेंशन डिफरेंस होता है। और देखो जो सेम लेवल पे यदि मैंने कर दिया है ना, यानी कि TB माइनस TD दोनों का तो सेम ही है, सेम ही लेवल पे है, दोनों का टेंशन सेम ही होगा, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। TB माइनस TD आपका 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये सेम लेवल पे टेंशन सेम होगा। भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की समझाने की, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टेंशन वेरिएशन समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत जल्दी सबको समझ में नहीं आता है, बट यदि आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है मिनिमम वेलोसिटी, है ना। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कितना वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। अब जैसे देखो इसमें दो तरीके के आपके इलस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रिंग वाले या आपके अनफिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक वाले, या आपके रॉड वाले या फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक वाले। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, सिंपल सा स्ट्रिंग है, लचीला सा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है जिसपे जैसे बॉल को यदि कम वेलोसिटी देंगे तो यहाँ से भी ये नीचे गिर सकता है, ऐसा वाला ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे ये रॉड है, एकदम फिक्स्ड रॉड, एकदम कड़क खड़ा फिक्स्ड, और यहाँ पे ये फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि एकदम यहीं पे रहेगा, इधर नहीं आ सकता, ये यहीं पे इसका मार्जिन यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। दो तरीके का आपका इलस्ट्रेशन है, इस तरीके के मतलब ऐसे इलस्ट्रेशन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो देखो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग का देख रहे हैं, है ना। स्ट्रिंग वाले का देखो, स्ट्रिंग वाले का और अनफिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक में एक ही तरीके का वेरिएशन चलता है, एक जैसा ही चलता है। यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट है बॉटम पॉइंट A, अपर पॉइंट है B। यहाँ पे हमने बॉटम पॉइंट पे V0 वेलोसिटी दिया और ये स्ट्रिंग का लेंथ है L। उसी तरीके से आपका इस सर्कुलर ट्रैक, अनफिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है या लेंथ बोल दीजिए वो है L, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है इस सर्कुलर मोशन को। सो मिनिमम वेलोसिटी इस L के टर्म्स में हमें कितना देना पड़ेगा, दोनों का बात कर रहा हूँ, दोनों में। सो मिनिमम वेलोसिटी एट A हमें देना पड़ेगा V0 के बराबर, जो कि आपका होता है √5gl। यदि इतना वेलोसिटी नहीं देंगे तो ये कहीं यहीं पे आके गिर जाएगा, ये ऊपर पहुंच के यहाँ पे गिर जाएगा, ऐसा होगा इसमें, ठीक है। हमें मिनिमम वेलोसिटी √5gl के बराबर देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी B पे कितना हमें मिल रहा होगा, मिनिमम वेलोसिटी B पे मिल रहा होगा हमारे पास GL, √GL। अगर ये यहाँ पे 0 मिल जाता तो यहीं से नीचे गिर जाता। यहाँ पे क्योंकि √GL है तो ये आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको √GL मिल रहा होगा, √GL, तो यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा और ये कंप्लीट करने का, इस तरीके से। ऐसा क्यों, ऊपर में भी हमें एक वेलोसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लचीला चीज़ है ना, यहाँ से ये नीचे गिर सकता है, इस वजह से। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लचीला होता है तो वो नीचे गिर सकता है ना। इसको सर इमेजिन करने की कोशिश करो, बॉल है, बॉल ऊपर, ये नीचे गिर सकता है, इस वजह से हमें ऊपर पे भी एक वेलोसिटी चाहिए रहता है। पर यहाँ पे रॉड या फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यदि ऊपर में वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो भी ये नीचे आ सकता है आराम से, क्योंकि ये लचीला थोड़ी है, यहाँ पे आराम से नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी है, इसमें नीचे कहाँ गिरेगा, यहाँ तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे यदि ये पहुंच गया तो ये इधर ही से ही आने वाला है, पक्की बात है। सो देयरफॉर इसमें हमें इस पॉइंट पे जो है वो √4gl देना पड़ेगा वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे, और अपमोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे 0 वेलोसिटी भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाले स्ट्रिंग वाले केस में ये अनफिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक में नीचे पे हमें √5gl देना पड़ेगा और ऊपर पे हमें √GL मिल रहा होगा। रॉड और फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक वाले में बॉटम पे हमें √4gl देना पड़ेगा और ऊपर हमें कोई भी वेलोसिटी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेलोसिटी वेरिएशन और मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अब देखो इस वाले में, है ना, स्ट्रिंग वाले में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे गिवन वेलोसिटी लिखा है, VCM लिखा है, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, टॉप पे टेंशन कितना होगा इस पे जाने के बाद, और उसके बाद टॉप पे वेलोसिटी कितना मिल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे यदि हमने वेलोसिटी यानी कि बॉटम पे कितना वेलोसिटी दिया, है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गिवन वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है। बॉटम पे हमने कितना वेलोसिटी यहाँ पे दिया इसको। सो बॉटम पे हमने इसको दिया जैसे √5gl से ज़्यादा। सो √5gl देंगे तो ये कंप्लीट करेगा, तो 5gl से ज़्यादा देंगे तो भी ये तो कंप्लीट कर ही देगा ना मेरे भाई। 5gl से ज़्यादा देंगे हम ना इसको वेलोसिटी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा।
जो टॉप पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन भी इस पे 0 से ज़्यादा होगा, और टॉप पे वेलोसिटी है वो भी आपका इस रूट अंडर GL से ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हमने 5GL के बराबर ही दिया इस पे बॉटम पे वेलोसिटी, फिर भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। इस केस में आपका टॉप पे कोई टेंशन नहीं होगा, है ना, बस यहाँ पे जस्ट ये पास कर रहा होगा आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। ठीक है, कोई आपका टेंशन नहीं होगा ऊपर में, और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगेन से आपका रूट अंडर GL के बराबर होगा। अब देखो, अब हमने यहाँ पे इसको छोटा वेलोसिटी दिया है रूट अंडर 5GL से, तो पक्की बात है यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो करेगा नहीं है। यहाँ पे हमने देखो पहली बार वेलोसिटी इसको दिया रूट अंडर 5GL से छोटा और रूट अंडर 2GL से बड़ा, यहाँ पे हमने ऐसा दिया है। अब देखो रूट अंडर 2GL से बढ़ा देंगे ना, तो ये जो है ये इस पॉइंट पे आके नीचे गिरता है ना, इस पॉइंट पे आके रूट अंडर 2GL से बढ़ा देंगे तो, और 2GL से छोटा देंगे तो इस पॉइंट पे आके ये नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और 2GL से बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो वेलोसिटी रूट अंडर 2GL से बढ़ा दिया और 5GL से छोटा दिया। सीधी सी बात है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो करेगा नहीं, टॉप पे टेंशन 0 ही होने वाला। टॉप पे टेंशन ही पहुंचा ही नहीं तो टेंशन किस बात का, टॉप पे वेलोसिटी पहुंचा ही नहीं है तो वेलोसिटी किस बात का, वो सब तो 0 ही रहेगा यदि रूट अंडर 5GL से छोटा दे दिया तो। मेन बात क्या है कि ये सर्कुलर पाथ को लीव कहाँ से करेगा। सो यदि हमने इसको रूट अंडर 2GL से बड़ा वेलोसिटी दिया और 5GL से कम दिया, तो ये जो सर्कुलर पाथ को लीव करेगा 90 डिग्री से बढ़ा पे, यानी कि यहाँ पे ये लीव करेगा। ठीक है, लीव सर्कुलर पाथ एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इस पोजीशन पे, और इसका पाथ कैसा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और इसका कुछ पैराबोलिक पाथ होगा, इस तरीके से यहाँ पे गिर जाएगा, है ना, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और क्या, रूट अंडर 2GL से छोटा दे दिया हमने, तो इस केस में यहाँ से ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 2GL से छोटा दे दिया तो ये यहीं से नीचे गिर जाएगा, यानी कि लीव सर्कुलर पाथ है थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री, और इस केस में ऑसिलेशन करेगा, इससे यहाँ से आएगा फिर ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, है ना। उस केस में क्या था, जब थीटा 90 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ऐसे जाके ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में गिरता है ना। आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होंगे। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, ये ज़्यादातर आपको ये स्ट्रिंग वाले केस में ही पूछी जाती है, तो मैंने उसका ही यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये जैसा कि यहाँ पे था, मैं बता रहा था कि जब आपका रूट अंडर 2GL से छोटा हो तो ऑसिलेशन करेगा। अब देखो यदि बहुत छोटा हो जाए, यानी कि रूट अंडर 2GL से वेलोसिटी बहुत छोटा हो, तो उस केस में SHM करेगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, है ना। जब आपका जो ऑसिलेशन है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसी को तो हम लोग SHM बोलते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इन पे यदि क्वेश्चन आया तो आप लोग कर ले जाओगे। ये था हमारे पास सर्कुलर मोशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में कवर कर दूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट्स आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। पढ़ाई करते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।